हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो बचता है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का, ईसीजी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? इट इज अ मशीन दैट मॉनिटर्स द कार्डियक एक्टिविटी। ओके, ये क्या होती है? एक मशीन होती है जो कार्डियक एक्टिविटीज जो हो रही हैं, मींस जो सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है, उसको मॉनिटर करेंगी। ओके, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा उसकी जो आउटपुट होगी वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की फॉर्म में होगी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। It is a graphical representation of cardiac activity. तो डिफरेंस क्लियर होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होगा वो एक मशीन होती है, जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होगा वो एक ग्राफ की फॉर्म में आउटपुट होगी। ओके, तो जो ग्राफ होता है वो किस टाइप का होगा उसके ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा उसका जो ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, मींस ये वेव्स की फॉर्म में होगा और इसमें जो वेव्स होंगी उनको नाम दिया गया है फ्रॉम पी टू टी, पी क्यू आर एस एंड टी। तो जो पी वेव होगी, पी वेव मार्क्स द इंडिकेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, मींस जिसको हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही पी वेव स्टार्ट होती है ये बताता है कि जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या ये एक सिस्टोलिक कंडीशन है, या हम इसको सिंपली बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया। या कह सकते हैं कि जो एट्रिया होंगे वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वैसे ही जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। अब वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया ब्लड तो जो QRS वेव होगी वो जनरेट होगी और ये दिखाएगी कि जो वेंट्रिकल्स हैं अब उनका डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा, मीन्स दोनों जो वेंट्रिकल्स होंगे वो डीपोलराइज्ड कंडीशन में आ जाएंगे। पहले दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। टी वेव जो होगी उसमें कंप्लीट डायस्टोल होगा, मींस एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये कंप्लीट डायस्टोलिक कंडीशन होगी, या हम कह सकते हैं रिलैक्सेशन की कंडीशन होगी और इसमें रीपोलराइजेशन होगा। ओके, तो जैसे ही पी वेव स्टार्ट होगी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद ब्लड फ्लो कर जाएगा वेंट्रिकल्स में। जब QRS वेव स्टार्ट होगी, Q से ही जो वेंट्रिकल्स होंगे वो डीपोलराइज करना स्टार्ट कर देंगे। S के ऊपर आते आते वेंट्रिकल्स जो होंगे वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो ब्लड होगा वो फ्लो कर जाएगा वेंट्रिकल से बाहर। अब टी वेव जब आएगी तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों कंप्लीटली रिलैक्स कर जाएंगे। इसके बाद वापस से पी वेव स्टार्ट होगी और एक नई कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो हमें ये सेगमेंट्स का ध्यान रखना है और इसके ऊपर कौन सी एक्टिविटी हो रही है वो हमें देखना होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो रेगुलेशन में हमें पता है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो मायोजेनिक है। तो फर्स्ट है मायोजेनिक हार्ट है, तो हार्ट की जो एक्टिविटीज होंगी वो सेल्फ रेगुलेटेड होंगी। हार्ट को ब्रेन की या स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स के सिग्नल की जरूरत नहीं होती। हार्ट मायोजेनिक है, अपनी एक्टिविटीज खुद रेगुलेट कर सकता है। ओके, इसके अंदर कौन सी कार्डियक मसल्स होती है और ये कार्डियक मसल्स जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। दूसरी बात है जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है उसके अंदर कौन सा न्यूरल सेंटर होता है
और ये न्यूरल सेंटर जो होगा वो हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा थ्रू ANS। मतलब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा उसके थ्रू हमारा हार्ट जो होगा वो रेगुलेट होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं। जो सिंपैथेटिक होगा वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी और अल्टीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो होगा वो हार्ट की एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। तो ये दोनों जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करेंगे, जिससे मिलकर जो कार्डियक एक्टिविटी होगी वो बैलेंस्ड कंडीशन में होगी। ओके, लास्ट हमारा टॉपिक बचता है इसमें डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो एक बार ये और देख लेते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो सबसे पहला इसमें हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन या जिसको हम बोलते हैं हाई बीपी। जब ब्लड का प्रेशर जो है वो नॉर्मल से बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं हाई बीपी। नॉर्मली ब्लड का प्रेशर होता है 120/80 mmHg। इसमें 120 जो होगा वो सिस्टोलिक प्रेशर है, कॉन्ट्रैक्शन, और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। अगर ये बढ़कर 140/90 भी हो जाए तो उसको हम हाई बीपी की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अगर हाई बीपी हो तो उसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है, हमारा ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्योंकि जैसे ही बीपी हाई होगा ब्लड का जो फ्लो होगा, प्रेशर होगा वो बढ़ेगा, तो जो वेसल्स होंगी वो फट सकती हैं, जो हमारी आर्टरी और वेन्स होती है वो फट सकती हैं, जिससे ब्लड जो होगा वो टिश्यू स्पेस में आ जाएगा और जो ब्लड होगा वो कोगुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हेमरेज होने के चांस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज नाम से ही पता चल रहा है कि जो कोरोनरी आर्टरी होगी उसके अंदर ब्लॉक हो जाएगा। तो जैसे ही कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी तो हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो इम्प्रॉपर हो जाएगी। और जो कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज होता है वो किस वजह से हो सकता है, या तो कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाए, या फैट की, या कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाए। तो जो कोरोनरी आर्टरी होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, उसका ल्यूमेन जो होगा वो नैरो हो जाएगा और हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट को हार्ट अटैक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड है हमारा एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है नॉर्मली जो मिडल एज वाले होते हैं या एल्डरली पीपल्स होते हैं उनके अंदर एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है कॉमनली। इसमें क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, और ये चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, अगर हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो जो चेस्ट पेन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होगा। जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होगी जो चेस्ट पेन होगा वो अपने आप गायब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर भी बोल सकते हैं इसको। अगर हार्ट के अंदर सिस्टोल और डायस्टोल कंप्लीटली नहीं हो रहे हैं, मींस जो SA नोड और AV नोड है, पेस मेकर अगर खराब हो रहा है तो कार्डियक फेलियर हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं अगर इम्प्रॉपर सिस्टोल और डायस्टोल हो तो हार्ट जो होगा वो अपनी एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही रिस्पॉन्सिबल है ब्लड की सप्लाई के लिए। अगर वो ही प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं तो जो हार्ट होगा वो फेल हो जाएगा। कार्डियक फेलियर और कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। कार्डियक फेलियर में सिस्टोल और डायस्टोल कंप्लीटली नहीं हो पाएंगे, जबकि कार्डियक अरेस्ट के अंदर या जिसको आप हार्ट अटैक बोल रहे हो उसके अंदर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो होगी वो नहीं हो पाएगी। इसमें ब्लड सप्लाई तो हो रही है लेकिन यहाँ पर जो ब्लड पास ऑन हो रहा है हार्ट से वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ओके, तो हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट होता है।